बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, शांतनु गुप्ता जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब बात कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे। अखिलेश यादव ने 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग बयान दिए हैं और मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के एक बयान दिया। मैं तीनों स्टेटमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले अखिलेश जी की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि यूपी में चुनाव होने जा रहा है और यूपी में दोनों प्रमुख दल जो हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। बसपा कितना क्या करेगी वो अलग बात है, लेकिन है तो लड़ाई प्राइमरीली इन दोनों के बीच में। और इनके साथ साथ जो सहयोगी जुड़ेंगे तो सहयोगियों में इधर 2-3 हैं बीजेपी के पास। उनमें एक जयंत चौधरी हैं जो भी 2024 के इलेक्शन से पहले ही आए थे। उससे पहले वो 22 के चुनाव में और उससे पहले भी वो रहे थे अखिलेश यादव के साथ। तो 24 के इलेक्शन से पहले इधर आ गए। तो उन्होंने एक बार बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में रहा था वो, कि पलट जाने को लेकर के, कि आप उधर तो नहीं चले जाएंगे, एनडीए में तो नहीं चलाएंगे। जयंत चौधरी ने एक बार दिया था। तो उसको याद करते हुए अखिलेश यादव, वो क्यों याद आया पता नहीं, तो अखिलेश यादव ने वो उसको याद करते हुए एक तंज कसा है उन पर। आप सुनिए। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन हमने ये तय किया है, और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय की राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। तो मोटे तौर पे वो कह रहे हैं हमें अब सहयोगियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो है भी उनके पास एक कांग्रेस की, इसके अलावा कोई और दल हो तो बताइएगा आप लोग। लेकिन वो याद कर रहे थे जयंत चौधरी का वो बयान कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। तो वो ये कह रहे थे कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया तब भी चले गए। कैसे कैसे लोग आ गए थे, तो एक जयंत चौधरी आए थे उनके पास, एक सुभाषपा वाले आए थे, ओम प्रकाश राजभर, वो भी इधर ही आ गए हैं अब। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरी परवाह सहयोगियों की। देखिए, अगर चवन्नी से रुपया बनाने की बात अगर आप लेके जाएं तो इनका पुराना एक तरह से संबंध रहा है। अगर आप देखें तो मुलायम सिंह यादव की राजनीति, वो चौधरी चरण सिंह से वो अपने आप उनका गुरु मानते थे। उनकी दोनों पार्टियां जो भारतीय क्रांति दल थी, लोक दल थी, उनसे उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको बिल्कुल अपना घोषित रूप से गुरु मानते थे। और 1989 में जब उनके पुत्र अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में एक तरह से टक्कर हुई प्रदेश अध्यक्ष बनने की जनता दल की और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की, तो मुलायम सिंह यादव ने पूरी लॉबी लगा के उनको परास्त करा। तो वो टीस है कि आज तक अजीत सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो बड़े नेता थे, बड़े नेता के पुत्र थे। तो वो टीस है, तो इनमें चलती रहती है। तो उन्होंने कहा देखो, चवन्नी से रुपया हमने बनाया। अब बल्कि अजीत सिंह कहेंगे भाई तुम्हारे पिताजी को चवन्नी से रुपया हमने बनाया था, हमारी पार्टी ने, मेरे पिताजी ने बनाया था। तो ये चलेगी इन दोनों के बीच में। और उनके पास अभी सहयोगी दल मेरे ख्याल से कोई नहीं है कांग्रेस को छोड़ के। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत चौधरी के रामाशीष राय ने पार्टी छोड़ दी है। जयंत चौधरी के आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने। अच्छा, ये एक बड़ा झटका जयंत चौधरी के लिए कि आपके जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी है। तो क्या वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं या वो किसी और किसी और पार्टी, बीजेपी तो जाएंगे नहीं, बीजेपी में गठबंधन में तो संभावना इस बात की वो समाजवादी पार्टी से जाके चुनाव लड़ने वाले हैं। और अखिलेश यादव का बयान अभी है, कल जयंत चौधरी अगर फोन करके कहेंगे कि मैं गठबंधन में आना चाहता हूं तो अखिलेश जी हार लेके और बेड़मारी के साथ खड़े रहेंगे, उनको स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि भाई आरएलडी की वहां पर क्या ताकत है। ठीक है, अखिलेश हम पर जयंत चौधरी बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका जाट का जो वोट बैंक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा जनाधार है और वो का जो भी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को एड ऑन करता है, वो समाजवादी पार्टी को एड ऑन करता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे बयान किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ा दल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे लिए अब किसी ऐसे गहरे को जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी निषाद को अपने साथ जोड़ती है, राजभर को अपने साथ जोड़ती है नहीं ना उनके पास अभी ऐसा कोई छोटा दल साथ में है नहीं उनके पास, उनके नेता है उसके बाद भी जोड़ते हैं। अनुप्रिया पटेल को जोड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि भाई सबके 2-2, 1.5, 3-3% का वोट बैंक जुड़ेगा तो सत्ता में भागीदारी हमारी ज्यादा मजबूत होगी। तो मुझे लगता है कि नेता के रूप में अखिलेश यादव को इस तरीके से अपना दल का दूसरा जो भाग है वो शायद इनके साथ है, उनके साथ है ना, वो अनुप्रिया पटेल की बहन जो है वो भी है, महान दल वाले केशव देव मौर्य भी हैं। तो लेकिन जयंत चौधरी की यूटिलिटी बताइए मुझे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 2024 लोकसभा में क्या इनके आने से बीजेपी को कोई फायदा हुआ था? देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी कुछ जिलों की पार्टी है, इसको पहले समझ लेना चाहिए। वेस्टर्न यूपी में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश मान लें या उत्तर प्रदेश की राजनीति मान लें तो ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी की जो राजनीति है या जो अजीत सिंह की राजनीति है, आप उसको चौधरी चरण सिंह की राजनीति से मत जोड़िए।
चौधरी चरण सिंह सचमुच बहुत बड़े नेता थे, उनका अपना जनाधार था, किसान नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। अजीत सिंह उससे एकदम पूरी तरह से अलग हट गए थे और अब जयंत चौधरी एक अपनी नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल वो जनाधार वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जिलों में जो जाट राजनीति है उसका एक अच्छा खासा प्रभाव है, उसको ये कैटर करते हैं, लेकिन सवाल ये क्या पूरा का पूरा उन्हीं के पास है? तो ये भी नहीं है। अब टिकैत का अपना एक छोटा सा हिस्सा रहता है जो 6-7 हजार वोट पाए थे सिर्फ जब चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बहुत बड़े बड़े जाट नेता हो चुके हैं, अब सांसद विधायक से लेकर मंत्री से लेकर पदाधिकारियों तक, तो अब कोई, लेकिन हाँ, जिसको कहते हैं ना कि अंत में एक छोटा सा बटकरा आए और पूरा समीकरण बदल दे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में ये स्थिति इनके जाट वोट के साथ जब कोई दूसरा जुड़ जाता है, दूसरा वोट, तो फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए ये कॉम्बो उधर बनता था, इसको भी समझना चाहिए। जब ये अखिलेश यादव वो के साथ कॉम्बो इसलिए क्योंकि उस कॉम्बो में जाट के साथ मुसलमान आता था। 2013 के बाद वो समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। Okay. अब वो नहीं बचा है। जो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद वो समीकरण नहीं रहा। तो इनको भी अपनी राजनीति कैसे करनी है वो देखना होगा। और एक तरह से अगर कहें तो जो बदली हुई राजनीति है उसमें कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा उस वाले फॉर्मूले पे चलोगे तब तो बीजेपी को आप सोच ही नहीं सकते कि वो किसी भी स्थिति में कितनी सीट पाएगी। इतनी बीजेपी इतनी ताकत रखने के बाद भी उसको ऐसे दलों से फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होगा सर, क्योंकि और ये सब जातियों के, लेकिन जातियों की पार्टियां हैं। लेकिन अखिलेश जी बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, अपनी ताकत बढ़ेगी तो सब साथ ठीक सर, इसी मुद्दे पर इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि ये सब हैं तो जाति विशेष के ही नेता ना, ये जाटों के नेता हैं, वो सुभाषपा जो हैं वो राजभर कम्युनिटी के नेता हैं, निषाद जाति के नेता हैं। तो इन्होंने कास्ट सेंसस पर, जाति जनगणना पर भी अखिलेश यादव ने बात की। हम लोगों ने जब वो 40 सवाल आए थे, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उसमें 10वां नंबर जो है वो जाति का भी था। तो आरोप सरकार पे यही कि वो जाति जनगणना में वो जिस तरीके से ऑपोजिशन चाहता है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, एक एक जाति की गिनती हो, पता लगे किस जाति की कितनी संख्या है, उस तरीके से सरकार नहीं करा रही है। लोगों से ही जाति पूछ ली जाएगी, वैसी की वैसी दर्ज कर दी जाएगी, उसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा। अभी तक ऐसे आरोप हैं। अब इस पर यही बात इन्होंने कही है अखिलेश यादव ने कि यह सरकार ढंग से जाति जनगणना नहीं कराने वाली है। इस बात को आप लिख के ले लें। अभी जाति जनगणना होने जा रही है, ये सरकार चालबाजी कर रही है कि जाति जनगणना करनी पड़े। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो और गिनती के बाद जो जितनी आबादी में उस आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ, जो जानते होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया वो दलित समाज को आबादी के हिसाब से मिला है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, तो जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है हम सबको हक सम्मान मिल जाए, जिससे एक दूसरे के बीच में कोई खाई पैदा न कर सके। देखिए, दोनों बयानों से क्या जानने को मिला कि उत्तर प्रदेश में घूम फिर के जाति जो है वो बहुत बड़ी फैक्टर जो है वो रहने वाली है। नेता भी जातियों के और जाति जनगणना की मांग भी। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से बिहार के बाद, बिहार में वो लड़ाई चली, उत्तर प्रदेश में, और पिछला चुनाव 2024 का चुनाव तो जाति के आधार पर ही लड़ा गया ना एक तरह से। जो बड़ी ताकत अखिलेश जी को मिली उसकी एक बड़ी वजह जो आरक्षण खत्म करने की, उसका मतलब एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो शुद्ध जाति था। तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि जाति पर सरकार यदि जाति जनगणना करा रही है और उसमें जातियों का एक पूरा रायता फैला दिया गया है। मैं इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा गंभीरता से कह रहा हूँ कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये मामला गंभीर बनेगा, और यदि ये परसेप्शन अखिलेश यादव या और अपोजिशन पार्टीज बनाने लग गई कि ये सरकार जाति जनगणना से जातियों का अधिकार नहीं देना चाहती, तो मुश्किल, फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, मुश्किल होगा। जो मैंने पहले भी पिछले चुनावों के दौरान भी कहा था कि आरक्षण खत्म करने का एक मैसेज यदि कहीं चला गया, जो गया ही, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देर से जागी, और ये मसला इतना आसान नहीं है, इसको आप भाषण के तौर पर उस मुद्दे के लिए अभी भी एक फर्टाइल ग्राउंड है। फर्टाइल ग्राउंड है। हाँ, बहुत फर्टाइल ग्राउंड है। और नहीं, सरकार के पास भी मौका है कि वो जनगणना शुरू होने के साथ साथ उस पर क्लैरिटी ला दे कि भाई जाति जनगणना को हम कैसे किस रूप में करना चाहते हैं। नहीं तो वो
कहीं पर भारी भी पड़ सकता है। इसको इशू ना बनने दें, इशू ना बनने दें, आप बताइए। ये है इशू बन सकता है, ऐसा मुझे शांतनु जी लगता क्या है। कह रहे हैं इस पर? देखिए, जब सरकार ने जाति जनगणना की डिक्लेरेशन करी थी उसके बाद बड़े चुनाव हो चुके हैं। ऐसे प्रदेश जहाँ जाति बहुत मैटर करती है, वैसे तो हर प्रदेश में ही करती है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र जैसे चुनाव हुए हैं उसके बाद और वहाँ पे दिक्कत नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन वो कोशिश करेंगे। देखिए, उनको अपना एमवाई के बियॉन्ड अपना बेस बढ़ाना है तो उसको उनको जाति लानी पड़ेगी। अब वो दलित दलित बार बार बोलेंगे, उनको पता है उनकी जो लड़ाई रही है, जब ऑल्टरनेट होता रहा मायावती और मुलायम के बीच, तो दलित और यादव की लड़ाई थी जमीन पे, तो वो दलित को अपनी तरफ लाना चाहेंगे और उसी के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत भी उनको दलित और मुस्लिम वोट के लिए, जिससे वो एक तरह से कोहेसिव रहे। तो इस बात को, अब उनको पता है राम मंदिर का मुद्दा चला गया, परीक्षा का मुद्दा चला गया, अब वो थोड़ी देर हिंदू बने, वो उससे बल्कि उनको नुकसान ही हुआ, उनके सारे निकाल के लोगों ने वीडियो दिखा दिए। वो अपनी जो बिल्कुल उनकी जो फैमिलियर पिच है, जाति की पिच, उस पर वापस आ गए और इसी पर रहेंगे आप लोग 5-6 महीने। वो जहाँ पे कोई भर्तियों के नाम दिखाएंगे, 4-5 नाम किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, वो नाम उभारते रहेंगे। योगी जी के पास जाति की पिच की काट है या वो दूसरी पिच पर जाएंगे? देखो, जो दो तरह से है कि एक तो वो दिखाएंगे भी हम तो फेयरनेस वाले व्यक्ति हैं। अगर हमने टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पुलिस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्चे के रिक्रूटमेंट हुए। वो मेरे ख्याल से गवर्नेंस पर रहेंगे और उनको तो हिंदू कार्ड खेलने की जरूरत भी नहीं है ना, वो तो खुद ही एक जीता जाता प्रतिरूप है उसका, इतने बड़े मठ के वो मठाधीश हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी उस पिच पर रहेंगे और वो जाति को भाजपा साधेगी जिस तरह से साध सकती है, वो टिकट उस हिसाब से देगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ एज मुझे लगता है नहीं करेगी। चलें। अच्छा, अखिलेश यादव योगी सरकार की कमियां जो हैं वो चुन चुन कर गिनाते हैं, बुराई भी बताते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ इस बार जहां से आई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैं नाना पाटेकर, इन्होंने योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। लखनऊ में यूपी पुलिस के कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले स्टेट को संभालना एक कितना बड़ा काम है, आप सोचिए, आसान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े राज्य को बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत लीडरशिप, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति से विकास के ट्रैक पर वो लेकर के चल रहे हैं। मैंने इस प्रदेश को पहले भी देखा है, काफी बार मैं आया हूं यहां काफी सालों से। अब उम्र 76 हो गई है और आज भी मैं देखता हूं बदलाव दिखाई देता है। कानून व्यवस्था में विश्वास दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव दिखाई देता है और सबसे महत्वपूर्ण सरकार की कार्यशैली में निर्णय लेने की स्पष्टता दिखाई देती है। इतने विशाल प्रदेश को चलाना आसान नहीं है। यहाँ तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र है, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन हैं। ऐसे प्रदेश में सुरक्षा केवल पुलिस की संख्या से नहीं आती, उसके पीछे नेतृत्व, इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति चाहिए। मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सारे लोग, सबके जाने पहचाने से लोग हैं, नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन सब लोग बात जो करते हैं राइट विंग की बात करते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे देते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो मैंने उसमें किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आज से 20-25 साल के बाद आज की जो लीडरशिप दिखाई देती है आपको बीजेपी की, इसमें से कौन सर्वाइव करेगा? आज से 25-30 साल बाद सोचिए, बहुत लंबा है ना, एक जनरेशन निकल जाएगी, तो एक जनरेशन के बाद कौन सर्वाइव करेगा उसमें से? तो कुछ ने कुछ बोला, किसने कुछ बोला। एक आदमी ने बड़ा डट के कहा योगी आदित्यनाथ। बोला क्यों? 75 साल। हाँ, बोले उम्र तो हो ही जाएगी, बोले ये सर्वाइव करेंगे। क्यों करेंगे सर्वाइव? उनका कहना था कि सिर्फ एक बात पर कि आदमी बहुत स्पष्ट बोलता है बस, और आने वाले वक्त में लोगों को वही नेता पसंद आएगा जो साफ साफ बात करे, बिल्कुल डट के क्लियर। मतलब वो ईमानदार तो आप अनलेस प्रूवन गिल्टी सभी को मानेंगे, तो इसीलिए उसको क्या कहूं, लेकिन उनका ये कहना था भाई साफ साफ बात करे वो आदमी। जैसे इन्होंने अभी क्या कहा, जब ये अभी पीछे अभी 15 अगस्त के दिन इनका उससे एक दिन पहले आ रहा था इनका भाषण, इन्होंने ये बात कही कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, पुलिस सब ठीक है, समाज को दुरुस्त रखना, साफ सुथरा रखना ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपको भी योगदान, समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। हर चीज के लिए सरकार की तरफ मत देखिए। आप कोई और चीफ मिनिस्टर ये कह देता ना तो लोग पीछे पड़ जाते उसके लिए। आप ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है तो लोग हाँ ठीक कह रहा है आदमी, सब कुछ सरकार कहाँ, सरकार हर जगह थोड़ी पुलिस लगा देगी, तो सब हमको भी देखना है कहाँ हमारे बीच में उठपटांग लोग आ रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका, और जो होता है वो स्पष्ट बोलते हैं, उसमें कोई दुराव छुपा नहीं है। उनके अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत क्लियर है, उसमें कोई दुराव छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि जो कहते हैं वो करते हैं।
उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि ये बीमारू प्रदेश है, अपराधियों का गढ़ है, भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है, इससे मुझे इस राज्य को बाहर लेकर जाना है। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर से बताया कि जितने अपराधी थे उनको मिट्टी में मिलाने का कहा था, मिट्टी में मिलाया। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बीमारू राज्य को एक बेहतर उद्योग की तरफ ले जाने की कोशिश की कि अब इन्वेस्टर्स आते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ आते हैं, यहाँ पे कोई हफ्ता वसूली, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, तो आज इन्वेस्टर भी इतने बड़े राज्य के अंदर इन्वेस्ट करने कर आ रहे हैं। तो बहुत क्लियर है योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति को लेकर, 1 रुपये का लेन देन नहीं है कि आप कोई आरोप उनके ऊपर लगा दो। समाज सेवा, देश सेवा के लिए, राज्य सेवा के लिए वो आए, 24 घंटे उसी में जीते, भगवाधारी है, कुछ लेकर जाना नहीं है, कोई परिवार नहीं कि परिवारवाद की राजनीति करना है, कोई भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करना है, जो भी है समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है। उनकी ये राजनीति उत्तर प्रदेश में दिखती है और मुझे लगता है यही कारण रहा कि 2017 से लेकर 2027 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने फर्क देखा। जो 2007 से लेकर 2017 तक मायावती और अखिलेश यादव की सरकार रही, उनके 10 साल और योगी आदित्यनाथ के अगर 10 साल देखेंगे तो जनता को समझ में आएगा कि जमीन आसमान का फर्क प्रशासन में किस तरीके से होता है। ठीक है सर, एक चलिए अगली खबर में बढ़ते हैं। आपको ट्रंप साहब ने भारत की राजनीति में विवाद पैदा कर दिया है। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने, और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा, मैं बहुत खुश हूं सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये तीनों देशों ने कि एक देश पे हमला तीनों देशों पे हमला माना जाएगा और वो मुल्क के जवाब देंगे। उन्होंने कहा इससे दिखता है कि मिडिल ईस्ट जो है वो कैसे इकट्ठा हो रहा है और देश अपना बचाव खुद करने के लिए तरीके निकाल रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस टू ग्रेट लीडरशिप ऑफ द 3 नेशंस mentioned this is a big, bold and important first step। तो इसका स्वागत कर रहे हैं ट्रंप। तो इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी ने लिखा है कि ये एक बहुत डैमिंग कमेंट्री है, बड़ा मतलब बहुत खराब संदेश है बीजेपी की, मोदी की सरकार के लिए और उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। उन्होंने लिखा मोदीज फॉरेन हग पॉलिसी, कि उसमें फोरसाइट नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है उसके अंदर, और ये स्ट्रेटेजिक विजडम नहीं थी कि वो किसी तरीके से इन तीनों देशों को एक साथ आने से रोक सकते। ट्रंप ने स्वागत किया और मोदी ने, कांग्रेस ने कहा मोदी जी देखो आपका दोस्त क्या कह रहा है। ये ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो तो उनका अलग है, लेकिन इससे भारत के लिए एक चिंता भले ही हो सकती है, लेकिन भारत इसमें क्या कर सकता है? इन तीनों देशों को, तुर्की से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, सऊदी के साथ हम चल रहे हैं, तो उसमें वो लोग तीनों मिलते हैं, उस पर हम लोग विदेश मंत्रालय के तौर पर, सरकार के तौर पर, देश के तौर पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूसरी चिंता है जिसके लिए लोग आलोचना कर रहे होंगे या कांग्रेस कह रही होगी, वो ये है कि पाकिस्तान, सऊदी, टर्की का आने का क्या भारत को कोई नुकसान हो सकता है या भारत को चिंता करनी चाहिए? अमेरिका को तो हमेशा एक फ़ायदेमंद चीज़ लगती है कि कोई भी एक बड़ा ब्लॉक बन जाए तो वो किसी भी सपोर्ट, किसी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। सर लेकिन हम तो इसको अपने खिलाफ देखेंगे ना, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं इसीलिए बोला कि ये हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए, चाहे कागज पे ही हो, कागज पे ही हो, लेकिन है तो पोटेंशियली हमारे खिलाफ भी है ना, ये हमारे खिलाफ ही देखना चाहिए, इसको मोटे तौर पर देखना चाहिए। लेकिन यूं भी चिंता मतलब सऊदी अरेबिया उसको ईरान के खिलाफ देख रहा होगा, तुर्की उसको किसी और, ग्रीस के खिलाफ, किसी और देश के खिलाफ देख रहा होगा, पाकिस्तान हमारे खिलाफ देख रहा है, नहीं तुर्की भी है उसमें। हाँ नहीं, अब इनका कांग्रेस की आलोचना जो बता रही है वो ये कि आपकी डिप्लोमेसी में इतनी दूरदर्शिता क्यों नहीं थी कि इसको होने से रोक कैसे पाते कि अगर आप सऊदी अरेबिया और तुर्की को अपने खिलाफ ना इतना ऑपरेंटली अपने खिलाफ कर लेते। आपने यूएई और इजराइल को चुना तो सऊदी ने पाकिस्तान को चुन लिया, उसने मदद की ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की, पाकिस्तान की तुर्की ने, तो हमारे यहां से खुलकर कैंपेन शुरू हो गया तुर्की के खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि यही तो डिप्लोमेसी है कि आपके दुश्मन एक ना होते। लेकिन इजराइल और तुर्की में तो फर्क है ना। नहीं देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि इस समझौते से भारत के ऊपर रत्ती और अंश मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का आपस का मसला है, जिसको एक फ्रंट के तौर पर करके ईरान के खिलाफ आप समझ लीजिए, या बार्गेन के तौर पर समझ लीजिए, या अमेरिका से अपने रिश्ते ठीक रखने के तौर पर समझ लीजिए। इसको आप उस तरह से देखिए। तुर्की तो नाटो का भी मेंबर है। इस पूरे के पूरे चीजों को आप यूं नहीं देख सकते कि ये भारत के खिलाफ, पाकिस्तान ही जरूर क्लेम करेगा, लेकिन क्या ये स्थिति है कि भारत के खिलाफ सऊदी अरब या तुर्की कहीं से आ जाए? और जहां तक रही समर्थन देने की बात, अभी तो तुर्की ने पूरा समर्थन दिया था ना ऑपरेशन सिंदूर में, क्या हुआ? सब चिथड़े हो गए, पता नहीं चला उनका। हाँ, आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे सऊदी से स्ट्रेटेजिक रिलेशन खराब हो रहे हो,
तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो खराब हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन जहां तक अपने सहयोगी चुनने की बात है, हमें ज्यादा जहां बेहतर मिलेगा हम उसके साथ चुन रहे होंगे। हमारे साथ सऊदी भी है, हमारे साथ यूएई भी है, हमारे जो ट्रेड रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रिलेशन है, वो जहां से बेहतर होंगे उनको प्राथमिकता देंगे। चलिए, तो अब जाते जाते कहानी कुर्सी के मैं आपको बहुत अच्छी तस्वीर एक दिखाता हूं। पीओके की बात करूंगा और कश्मीर के नजरिए से बात होगी, मतलब एलओसी के इस पार से। पाकिस्तान में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी है कि एक के बाद एक लोग, अब उसी के राज्यों के लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। पीओके पे उसका अवैध कब्जा है हालांकि। तो एक तस्वीर देखिए, वहां जो पिछले दिनों कत्लेआम मचाना, पीओके ने जो प्रोटेस्ट किया वहां के लोगों ने अपने हकों के लिए, मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं उसके अंदर, 113 लोग मारे जा चुके हैं। ये इंडियन साइड ऑफ एलओसी है। यहां बड़ी स्क्रीन लगा के जो पीओके में हो रहा है वो दिखाया गया और ये जगह ऐसी चुनी गई जो एलओसी पार लोग देख सके। और ये तस्वीर है 15 अगस्त की रात की, मेरे ख्याल में यहां से इंडियन आर्मी जिंदाबाद और पीओके बनेगा हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। एक वक्त एक अलगाववादी या आतंकवादी तत्व कश्मीर में नारे लगाते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज उल्ट तस्वीर इतनी पलट गई है, रात के अंधेरे में लाउड स्पीकर से लाइटें लगा के लोग यहां से कश्मीर से पीओके वालों को सुना रहे हैं कि पीओके बनेगा पाकिस्तान। सुन लीजिए। तो खैर ये हौसला देने वाली तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है। आखिर में एक टिप्पणी तो इस पर ले ही लीजिए, वैसे तो समय नहीं है। कल्पना कीजिए सिर्फ, और आप सारी चर्चाएं कर लीजिए कि आखिर मोदी सरकार में हुआ क्या, 12 साल में बदला क्या, 370 गायब हो गया और कश्मीर में जो अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया है उस पे भी ये नारे लग रहे हैं और हमारी तरफ से हम उनको स्क्रीन से दिखा रहे हैं। आप वो भी जोड़ दीजिए, सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा था। वो तो मतलब लाल किले पर जाते क्या होती थी हम बोल नहीं सकते। नहीं, लाल चौक पे, लाल चौक पर, लाल किला कह रहा हूँ, लाल चौक पर वो गृहमंत्री जाते हुए भी डर लगता था। नहीं, वो डर तक नहीं बोले थे वो। हाँ, नहीं, वो उन्होंने बोला था कि जैसे जो बम करता है ना वो होता इसको ये अच्छी खबर पर आप बोलिए ना, दिल खुश करने वाली तस्वीर है ये। नहीं, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट तो देना पड़ेगा ना सर, जिससे और समझ में आए कि वो क्या है। ठीक है। बीजेपी की लिस्ट आ गई? बीजेपी की लिस्ट नहीं आई, मैं अभी बीजेपी का हैंडल ही देख रहा था। उसमें नितिन नवीन जी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, वेंकैया नायडू जी किताब में वही है ट्वीट सबसे ऊपर। चलो, बाकी तो नहीं।